पर नोबल पे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान कल्टीवेशन कर रहा था और जो यान का कल्टीवेशन गोल्डन टावर की हेल्प से काफी ज्यादा फास्ट हो गया था और जान उठने वाला होता, लेकिन गोल्डन टावर कहता ना मुन्ना ना, अभी कल्टीवेशन करो वरना लग जाएंगे तुम्हारे, पहले टाइम पे प्रॉफिट होता है। तो जो यान अपना कल्टीवेशन करते 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 30 दिन तक कल्टीवेशन करता है तो बाहर के लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिसके बाद जॉन 15 दिन और कल्टीवेशन करता है तो सब कहते हैं वाह नया रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों जॉन ब्रेक थ्रू कर लेता है 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर, जिससे जियोली को लगता है कि जोयान आगे चलकर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और वो उनके क्लेम की काफी मदद भी कर सकता है, जिससे वो सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वो जोयान को एक जगह के बारे में बताते हैं तो जोयान कहता है मैं वहाँ बाद में जाऊंगा और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जो यान की इंटरमीडिएट लेवल की पावर को देखकर दिल में सब तारीफ भी कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जेलस भी फील कर रहे होते हैं। साथियों ने पता था कि जो यान को अब जियो क्लेन के काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेस मिलने वाले हैं उसके कल्टीवेशन के लिए, जिससे बहुत कम टाइम के अंदर उसका कल्टीवेशन काफी स्पीड से बढ़ सकता है। और जियो क्लेन के हर एक मेंबर के लिए इस तरीके का ट्रीटमेंट ऑब्वियसली यार अट्रैक्टिव सी बात थी। हालांकि तभी एल्डर जोली और सभी एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं चलो मुझे लगता है कि सभी को अपने अपने कल्टीवेशन पे वापस जाना चाहिए। और उसके बाद वो जो यान को देख रहे होते हैं तो उनकी तो पूरी बॉडी कांप रही होती है कि वास्तव में इस बंदे का ऐसा अचीवमेंट था जो पूरी फैमिली को इफेक्टिव कर सकता था, जिसका मतलब था कि यह बंदा फ्यूचर में जियो क्लेन के लिए काफी प्रीशियस हो सकता था। इसलिए एल्डर जोली आगे कदम बढ़ाते हुए अपने बूढ़े हाथ को जो यान के कंधे पर रखते और थपथपाते हुए कहते हैं चलो मेरे साथ आओ, कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। ये सुनकर तो जॉन पूरी तरीके से हिल जाता है। हालांकि वो लोगों को इग्नोर मारता है और जियोली के साथ उनके पीछे पीछे चला जाता है। जियोली और जोयान दोनों के ही आंकड़े हवा में काफी स्पीड से एक अननोन डायरेक्शन की तरफ उड़ रहे होते हैं। इस टाइम पे जोयान भी क्लेन्स के एल्डर लोगों के बिहेवियर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। बंदे को भरोसा नहीं था कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट के जियो क्लेन में आया और लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है। इससे तो अपना टर्की सरप्राइज हो गया था। साथ ही जॉन को पता था ये उसका फर्स्ट टाइम का रिट्रीट था और उसकी पावर 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गई थी, लेकिन वास्तव में जियो क्लेन में ऐसा करने वाले बहुत कम लोग थे। जिसके बाद जोली जो यान की तरफ देखते हैं और यान कैसे फेस सन को देखकर वो हल्के से स्माइल करते हुए कहते हैं बच्चे क्या तुम सरप्राइज हो कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर इतने सारे क्लेन के लोग क्यों इकट्ठा हो गए थे और हर कोई इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों था। ये सुनकर तो जॉन चौंक जाता है कि अरे बाप रे, यही तो सोचा था मैंने, इन्हें कैसे पता चला डाउडी में क्या कोई ऐसी भी पावर मिलती है जो मन की बात जान ले। इसलिए जॉन तुरंत ही अपना सिर हिला देता है। साथ ही जॉन ने यह भी देखा था कि जोली ने जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका लहजा काफी ज्यादा काइंड था, ना कि सीरियस। जिसके बाद वो कहता है बच्चे क्या तुम जानते हो कि तुमने किस तरीके का काम किया है और 45 दिनों तक कल्टीवेशन के दौरान कौन सा मिस्टीरियस चमत्कार किया है तुमने। हालांकि तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सा कल्टीवेशन हो सकता है, लेकिन जियो क्लेन के लिए ये एक सबसे एक्साइटिंग मूवमेंट है। उनकी बात से तो जॉन के फेस इंप्रेशन और बदल जाते हैं कि अब साला मैंने क्या कर दिया और मैं ये अपने आप कुछ कर कैसे देता हूँ। जैसे वो धमाल पिक्चर का डायलॉग नहीं है, साला इतनी टफ सिचुएशन में मैं अपने आप लाइन में आगे कैसे आ जाता हूँ। वही क्वेश्चन जॉन का होता है कि मैं खुद कुछ ना करते हुए भी कर कैसे देता हूँ। हालांकि जॉन को हैरान देखकर वो तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं जो यान तुम्हें पता है तुमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है जो कई 100 हजारों सालों से नहीं टूटा था। ये सुनकर तो जॉन हैरान रह जाता और कहता है एक रिकॉर्ड जो 10 हजारों सालों से नहीं टूटा था। जिसके बाद जो यान याद करता है कि ओल्ड जान ने उसे क्या कहा था कि यह उसका पहला कल्टीवेशन होने वाला है और तुम जितना टाइम तक कल्टीवेट करोगे और जितनी ज्यादा अपनी पावर को सुधार पाओगे ये तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है और क्वालिफिकेशन पे कि तुम किससे कितना ले सकते हो। इसलिए जॉन को अपने दिल में कुछ बातें समझ में आ जाती हैं। जिसके बाद जॉन कहता है जियो क्लेन का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या था और इसे किसने क्रिएट किया था, क्योंकि अब जियो यान भी क्यूरियस हो गया था कि आखिरकार ये है क्या बवाल। तभी जियोली बताती हैं ये जियो क्लेन के एंसेस्टर जियो याओ थे और उन्होंने 1 महीने तक कंटिन्यू रिट्रीट करने का रिकॉर्ड बनाया था। तभी जन कहते हैं 1 महीना, और ये सुनकर तो जियोन तुरंत ही समझ जाता है कि इतने सारे लोग उसके कमरे के बाहर क्यों इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वास्तव में उसने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था और इससे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। तभी जियोली कहते हैं हाँ जब तुमने 31 दिन कल्टीवेट किया तब जियो क्लेन के सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगा था, लेकिन छोटे साथी सबसे बड़ा झटका पता है कब लगा, जब तुमने 15 दिन और एक्स्ट्रा कल्टीवेशन किया और एक ऐसे रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया जो कि अब अनब्रेकेबल है। तुमने ना केवल रिकॉर्ड तोड़ दिया बल्कि ऐसा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया जो अब तुम मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई इसे तोड़ सकता है। साथ ही जब एंसेस्टर गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर जियो क्लेन में कोई है जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है तो उसे अपने सभी एफर्ट्स का यूज करते हुए ट्रेन कराना, उसे पावरफुल बनाना और जो कुछ भी जियो क्लेन के रिसोर्सेस है उसे सब कुछ देकर जितना पावरफुल हो सके उतना पावरफुल बना देना। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसे किसी पर्सन को दिखाई देने में वास्तव में इतना टाइम लग जाएगा। तभी जॉन कहता है ये तो
सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, और हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है। तभी जोली स्माइल करते और अचानक से रुकते हुए कहते हैं, बस यहीं पे हमें आना था। ये देखकर जोयान हवा से चारों तरफ अपने आसपास की चीजें देखता है तो बाकी की जगहों और इस जगह में कोई भी अंतर नहीं था। घने बादल, खुला आसमान। अबे खुला आसमान कैसे हो सकता है जब घने बादल हैं? तो साथ ही कुछ खास नहीं लग रहा था। तभी जॉन कहता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि जॉन थोड़ा हैरान था। तभी जोली आगे बढ़ते और अपनी उंगली से हल्के से सामने की तरफ इशारा करते हैं और जोली के हाथ के इशारे के साथ ही ग्रीन कलर की एक शॉक वेव जनरेट होती है जो पूरे ही स्पेस को एक शॉक वेव में फ्लक्चुएट करने लगती है। जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं ना, तो वो गोल गोल वेव्स जनरेट होती हैं, सेम वैसे ही। ये देखकर जोयान देखता है कि सामने आसमान में कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी अचानक एक इल्यूजनरी गेट वहाँ पे अपीयर होता है जिससे एनर्जी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगती है और हल्का सा अप एंड डाउन एनर्जी में देखा जा सकता था। तभी जॉन अपनी आंखें खोलता है और इस जगह को देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पे कुछ छिपा हुआ है? जॉन फील कर सकता था कि ये जगह आसपास की एक अजीब सी एनर्जी से ढकी हुई है और कोई बैरियर इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसके बाद उस बैरियर से एक अचानक से दबी हुई आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर जॉन चौंक जाता है। और जब जॉन इसे करीब से देखता है तो ये काफी एशियंट मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर से भरा हुआ स्टोन गेट होता जो जोयान की आंखों के सामने था। साथ ही उस गेट के ऊपर कैयोस वर्ड लिखा हुआ था। ये देखकर जॉन कहता है, ये क्या है? और जॉन के सामने अचानक से पत्थर के गेट को आ जाने से उसकी आंखें पूरी तरीके से सिकुड़ गई होती हैं, क्योंकि ये गेट काफी एशियंट लग रहा होता है, जैसे कई 100 सालों से ना ओपन हुआ हो। साथ ही उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो किसी को भी बोतल के नशे देने वाली काफी थी, यानी बोतल की तरह नशे देने के लिए काफी थी, मस्त मगन करने के लिए। हालांकि तभी जोली सामने के गेट को देखते हैं तो वो तुरंत ही केवल 4 वर्ड कहते हैं, कैयोस एशियंट मोनार्क। और जोली जैसे ही ये 4 वर्ड कहते हैं, जोयान का तो दिल कांप उठता है कि वास्तव में उसे उम्मीद नहीं थी कि जोक्लिन के अंदर भी कोई छिपे हुए एशियंट रूइंस और टेम्पल्स होंगे। जिसके बाद जोयान कहता है, कैयोस एशियंट रूइंस, क्या ऐसा हो सकता है कि वो फ्लेम अब तक मेरी बॉडी से नहीं जुड़ी? और क्या ये कैयोस होली फ्लेम से रिलेटेड हो सकता है? तभी जोली बताते हैं, ये लेजेंडरी प्लेस उस एल्डर का है जिसने कैयोस सेक्रेट फ्लेम को कंट्रोल किया था और वो कैयोस सेक्रेट फ्लेम का ओनर था। और ऐसा लगता है कि इसे कैयोस सेक्रेट फ्लेम से ही खोला जा सकता है। यहाँ तक कि क्लेम्स के एल्डर को भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता, इसीलिए हम में से कोई भी इस एशियंट प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम खुद जाकर देखो और ट्राई करो कि क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए जोली अपने सिर को उठाते हुए जॉन की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ उस गेट से अफेयर होने वाली ऑरा जोयान की बॉडी में धीरे धीरे एंटर हो रहा होता है। और जैसे ही वो ऑरा जोयान की बॉडी के अंदर एंटर होता है तो जोयान की बॉडी की जो वो फ्लेम होती है, कैयोस सेक्रेट फ्लेम या की होली फ्लेम, वो अजीब तरीके से कांपने लगती है, जैसे वो यहाँ से कोई रिलेशन फील कर सकती हो। और उसकी उस कैयोस होली फ्लेम के अंदर जो हल्की येलो कलर की फ्लेम होती है वो भी बेचैन होने लगी थी। जिसके बाद जॉन की उंगलियों के बीच में अचानक से येलो कलर की फ्लेम दिखाई देती है और ये फ्लेम्स काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन इनसे निकलने वाली पावर काफी ज्यादा हैरान और सरप्राइजिंग कर देने वाली थी। जिसके बाद जोली उस फ्लेम को देखता है जो जोयान की उंगली में अचानक दिखाई देती, तो उसकी आंखें तुरंत ही साइन करती है और वो तुरंत ही कहता है, ये है। और हैरानगी से तुरंत ही एक परिचित फैमिलियर फीलिंग को फील करते हुए आंखें उसकी सिकुड़ जाती है और वो कहता है, क्या आपने कैयोस सैंड फ्लेम को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है? ये सुनकर जोयान ने भी लगभग अंदाजा लगा लिया था कि उसके हाथ की जो ये हल्की सी येलो कलर की फ्लेम है, ये कैयोस सैंड फ्लेम होनी चाहिए, जिसके बारे में जोली और जो लॉन्ग ने उसे बताया था। जिसके बाद जॉन कहता है, मैंने सक्सेसफुली इसे फ्यूज नहीं किया है, बल्कि कल्टीवेशन के दौरान ये कोइंसिडेंटली फ्यूज हो गई। जिसके बाद जॉन सिर हिलाता है और याद करता है कि कल्टीवेशन के दौरान ये येलो कलर की फ्लेम कोइंसिडेंटली उसकी फ्लेम के साथ फ्यूज हो गई थी। जिसके बाद जॉन कहता है, और ये अभी भी बहुत जल्दी होगा। इस फ्यूजन के सक्सेसफुल होने के लिए मैं अभी भी नहीं बता सकता कि मैं इसे ओपन कर सकता हूँ या नहीं। और इसके बाद जॉन अपने सामने के एशियन डोर की तरफ देखता है। साथ ही उसकी उंगलियों में फ्लेम की कुछ पावर से फील हो रही होती है, जो कि लगभग जॉन की बॉडी के अंदर कोहराम मचा रही होती है। जिसके बाद जॉन अपनी फिंगर्स को हल्के से मूवमेंट करता है और उसकी उंगलियों पे वो हल्की सी फ्लेम जो येलो कलर की होती है स्टोन गेट की तरफ चली जाती है और स्टोन गेट से टकराती है, जिससे वो गेट धीरे धीरे जलने लगता है। उसी टाइम पे हमें तियानमिंग वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और तियानमिंग वैली के काफी सारे डिसाइबल जो फैमिली में दिखाई देने वाले उस टैलेंटेड पर्सन के बारे में ही बात कर रहे थे। जाहिर है ये खबर जो जोया ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल का, ये न्यूज तियानमिंग वैली तक पहुंच गया था और सभी को उसका नाम भी याद हो गया था, जो कि था जियो यान। तभी एक बंदा कहता है वो टैलेंटेड ही नहीं है बल्कि उसने जो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तभी दूसरा बंदा कहता है मैंने तो सुना है उसने रिकॉर्ड बस नहीं तोड़ा बल्कि 45 दिनों तक कल्टीवेट किया है और एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है और सीधा ही वो 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। क्या ही खतरनाक इंसान है वो।
तभी दूसरा बंदा कहता है हमें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बंदा कमाल कर देता है, धोती फाड़ के रुमाल कर देता है और मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देता है। यहाँ तक कि एंसेस्टर जब उसे लाए थे तो उसने बू योंग को भी पीटा था और मुंह फेंक की भी लंका लगा दी थी। साथ ही ऐसा लगता है कि उसे हमारे तियानविंग वैली के डिसाइबल के तौर पर भी एक्सेप्ट किया गया है। हालांकि अभी वो फॉर्मल डिसाइबल है लेकिन वो अपनी मर्जी से ऑफिशियल डिसाइबल बन सकता है और मुझे लगता है ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि चौक में तियानविंग वैली के अनगिनत डिसाइबल एक साथ ये बात कर रहे होते हैं क्योंकि जॉन की जो रेपुटेशन थी पूरे डी झोउ में फैल गई थी और उन्हें पता था कि जब जो यान का नाम लिया जाएगा तो काफी लोग रिस्पेक्ट तो काफी लोग जेलस फील करेंगे। तभी एक बंदा कहता है इस तरीके का टैलेंट अगर कोई भी इसके बारे में जानेगा तो वो रिस्पेक्ट और जेलसी फील करेगा क्योंकि ऐसे जीनियस होने का मतलब है और जो इसे मतलब को समझता है उसे पता है कि इसका मतलब ताकत और रुतबा होगा। और अगर कोई ऐसा जीनियस पावरफुल होता है तो निश्चित तौर पर उसकी फैमिली भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी और उसके कारण भले ही वो फैमिली थर्ड लेवल की फैमिली रही हो, मतलब तीसरे दर्जे की, लेकिन इस टैलेंटेड पर्सन के साथ वो फैमिली वास्तव में रैंक करने में कैपेबल होगी। दूसरा बू योंग और मू फेंग भी होते हैं जो इन चर्चाओं को सुन रहे होते हैं और उनकी तो हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से म्यू फेंग खुद को ठीक करते हुए अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन बू योंग तो अभी भी शॉक था जैसे उसे कोई बड़ा झटका लग गया हो और ये सोचकर कि उसने जॉन के साथ पहले कैसा बिहेव किया था, अपने दिल में वो काफी ठंडक फील कर रहा था कि कहीं फ्यूचर में जॉन उससे बदला ना ले। देख रहे हो अपने ठरकी के खौफ। और उसी टाइम पे तियानविंग वैली के हॉल में एम्परर मिंग, उनके चेहरे पर तो खुशी समा नहीं रही होती और तियानविंग वैली का हर एक डिसाइबल उन्हें सरप्राइजिंगली देख रहा होता है। तभी एक डिसाइबल पूछता है क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या जो क्लिन के अंदर दिखाई देने वाला टैलेंटेड पर्सन जो यान है? ये सुनकर एम्परर मिंग जोर से हिलाते हुए कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है, ये वही लड़का है जियो यान। और वो काफी खुश भी होते कि उन्होंने गलत बंदे को चूज नहीं किया और उनकी जो चॉइस थी काफी अच्छी थी। और निश्चित तौर पर जोयान आज भले ही तियानविंग वैली का फॉर्मल डिसाइबल है लेकिन ये उनके लिए अभी भी भगवान की ब्लेसिंग ही थी कि मुझे इतना जीनियस पर्सन देने के लिए वो भगवान को लाख लाख शुक्रिया कहते हुए तियानविंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे लगता है मुझे तुरंत जियो क्लेन में जाना होगा और इस बच्चे को अपने साथ यहाँ लाना चाहिए। साथ ही इतनी बड़ी वैली के वैली मास्टर के तौर पर एम्परर मिंग अच्छी तरीके से जानते थे कि एक बंदा जिसने 1.5 महीने तक फर्स्ट टाइम रिट्रीट किया था और उसकी ताकत 1 स्टार डाउडी लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, वो कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि तियानविंग वैली और पूरे ही डी झोउ में दसियों हजारों सालों में भी ऐसा कोई भी टैलेंटेड पर्सन नहीं था, इसीलिए वो हर किसी कीमत में जॉन को अपनी तरफ करना चाहते थे। इसीलिए एम्परर मिंग जल्दी से जियोंग युआन को बुलाते हैं। उन्हें पता था जियोंग युआन और जोयान के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है, इसीलिए उसे और भी जल्दी अपनी तरफ करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। जिसके बाद हमें जियो क्लेन का एक कोना दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टोन गेट होता है और उसके सामने खड़े होकर जोयान के हाथ की जो हल्की कलर की फ्लेम होती है वो उस गेट के अंदर जा रही होती है और जॉन ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये गेट ओपन किया जा सकता है। हालांकि जॉन ने यहाँ फील किया था कि स्टोन के गेट के ऊपर उसकी जो फीली येलो कलर की फ्लेम थी वो जा तो रही थी और डोकोई का यूज कर रही थी, लेकिन डोकोई का जो यूज हो रहा था वो इतना भी ज्यादा नहीं था, मतलब स्लो यूज हो रही थी। साथ ही स्टोन गेट से हल्की जलने की आवाज आ रही होती है चीची की, लेकिन ये खुलने के कोई भी संकेत नहीं दिखा रहा होता, जिससे जॉन भी थोड़ा सा उदास फील कर रहा होता है। दूसरा एल्डर जोली भी जॉन के बगल से खड़े हुए होते हैं और चुपचाप ये देख रहे होते हैं कि जोयान अभी भी इस स्टोन गेट को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी अचानक जॉन के कान में एक आवाज आती है, बच्चे क्या तुम इस बड़े से पत्थर के गेट को अपनी छोटी सी फ्लेम के साथ खोलना चाहते हो? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस पत्थर के गेट को खोलना चाहते हो तो मुझे डर है कि ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब तुम अपनी कैओस होली फ्लेम को बुझा दोगे। और ये आवाज ओल्ड झान की होती है, जो सुनकर तो जोयान का दिल कांप जाता है। साथ ही उसे लग रहा था कि झान लाओ ने जो कहा वो सही भी है, क्योंकि इस छोटी सी फ्लेम के साथ उसके सामने के स्टोन गेट को खोलना इम्पॉसिबल था। जिसपे जॉन सेज लाता है और साथ ही कहता है कितने देर तक जलाने के बाद। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस स्टोन गेट और फ्लेम के अंदर क्या रिलेशन है, लेकिन ये येलो कलर की फ्लेम अभी भी स्टोन गेट को खोलने के लिए काफी नहीं है। जिसके बाद स्टोन गेट के नीचे जोयान अभी भी अपनी येलो कलर की फ्लेम को वापस से अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ये देखकर जियोली जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ छोटे साथी, क्या इसे खोला नहीं जा सकता? तभी जान कहता है स्टोन गेट की सील को अपनी फ्लेम को बुझा देने के बाद ही खोलना कैपेबल हो सकता है। और जॉन जाहिर तौर पर जानता था कि फ्यूज्ड कैओस एम्परर फ्लेम इस गेट को ओपन करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं थी, और अगर जॉन अभी अपनी कैओस होली फ्लेम से इसे खोलता है तो उसकी फ्लेम भी बुझ जाएगी, और अगर जॉन इसे खोलना चाहता है तो उसे कैओस फ्लेम को सक्सेसफुली फ्यूज करना होगा, उसके बाद ही वो इसे खोल पाएगा। ये सुनकर जोली भी कोई भी उदासी के सिम्टम्स नहीं दिखाता। हालांकि ये स्टोन गेट खोला नहीं गया था, लेकिन जोयान के कैओस होली फ्लेम के उसकी फ्लेम के साथ फ्यूजन के सिम्टम्स को देखकर वो अभी भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। साथ ही उसे पता था कि जॉन इसे नहीं खोल पाए, क्योंकि स्टोन गेट की जो सील है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सील जैसे एक पीक 3 स्टार डाउडी नहीं खोल सकता था,
अकेले जोयान जो कि 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर था, उसके लिए तो ये अभी भी मुश्किल था। तभी जियोली जोयान से कहते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें इस स्टोन गेट को अफेयर करने का मेथड देता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे खोलने की ताकत रखते हो तो तुम यहाँ पे आओ और इसे ओपन कर लो। और ऐसा कहते हुए जियोली की उंगलियों में एक लाइट साइन होती है और वो लाइट सीधा ही जोयान के फोरहेड के अंदर घुस जाती है। साली ऐसी कोई लाइट की टेक्निक हमको भी दो बे। साला हम भी डायरेक्ट उस उंगली को सीधा अपने दिमाग में रख के पूरी बुक याद कर लेंगे और एग्जाम में टॉप मार देंगे। और जियान के माथे में काफी ह्यूज क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन चली जाती है और इस स्टोन गेट के अंदर क्या है ये जानने के लिए अब जोयान भी क्यूरियस होता है। साथ ही जोयान को पता था कि कैओसोली फ्लेम कुछ हद तक तो फ्यूज हो गई थी, लेकिन ये अभी भी अपनी ओरिजिनल पावर से काफी दूर थी। इसलिए जोयान को फ्यूचर में ये देखने के लिए ज्यादा टाइम बिताना था कि वो अपनी कैओसोली फ्लेम को वापस इकट्ठा कैसे कर सकता है। तभी जियोली कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ऐसा कहते वो जोयान के हाथ को पकड़ते हुए जल्दबाजी में वहाँ से चलने लगते हैं। ये देखकर जोयान तुरंत कहता है एंसेस्टर वो कौन है। ये देखकर जियोली तुरंत एक्साइटेड होकर कहते हैं जब तुम जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, चलो चल के देखते हैं। और वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं और वो दोनों यहाँ से गायब होते हुए सीधा ही जो क्लेन की तरफ चार्ज हो जाते हैं। साथ ही इन दो फिगर्स के साथ जो क्लेन के ऊपर की तरफ चार्ज हो गई होती हैं, उनके पीछे धुएं के कुछ गुच्छे भी होते हैं। और उस समय जॉन आसपास के पूरे जियो क्लेन के एरिया को स्पष्ट देख सकता था। जॉन देख सकता था कि जियो क्लेन के चारों तरफ शानदार इमारतें थी और इनमें से किसी भी इमारत को दोबारा एक सा क्रिएट नहीं किया गया था। हर एक इमारत अपने आप में स्पेशल थी और इमारतों के नीचे अथाह सफेद बादल थे जितने ही पूरे जियो क्लेन को घेर रखा था। साथ ही यहीं शहर के ऊपर वो जगह भी थी जहाँ 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन अपेयर हुआ था और वहाँ 5 हेवनली पिलर भी थे और ये वही जगह थी जहाँ जॉन पहली बार आया था। तभी जियोली और जॉन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं और उनकी स्पीड धीरे होने लगती है और इसके बाद पीछे छूटे हुए इमारतों के साथ जॉन को सामने काफी स्पेशल इमारतें दिखाई देने लगती हैं। तभी इमारतों का एक बर्थ मेडिसिन कुलड्रोन की तरह दिखाई दे रहा होता है जिसमें हल्का सा कॉपर कलर होता है। साथ ही उन्हीं की तरफ दो बड़े से ऑब्जेक्ट होते हैं जो डेन जियान यानी डायन और डियान होते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन उनमें एक उड़ता हुआ ड्रैगन और फिनिक्स दिखाई दे रहा होता है। साथ ही डेंग जियान इससे धुआं निकल रहा होता है जो डेंडियान को घेर रहा होता है। साथ ही ये कलरफुल फॉग डेंग जियान और डेंडियान में एक एक्स्ट्रा ब्यूटी को जोड़ रहा होता है और ये एक अजीब और गरीब स्मेल को पास कर रहा होता है जो किसी को भी एक्साइटेड कर सकती थी। ये देखकर जॉन भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ऐसा सीन उसने कई सालों से नहीं देखा था। एक मेडिसिनल कुलड्रोन के आकार का मेडिसिन हॉल। ये देखकर तो जॉन एक्साइटेड होता है कि इसे बनाया कैसे गया होगा और इसे इस तरीके से क्यों बनाया गया है। साथ ही जॉन को लग रहा था कि क्या ये वास्तव में पिल रिफाइनिंग करने वाला एरिया है। साथ ही जॉन ने देखा था कि ये इमारत काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए और जॉन ने इतना अंदाजा लगा लिया था कि एल्केमिस्ट से रिलेटेड ही है और एल्केमी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होना चाहिए। हालांकि दोनों लोग धीरे धीरे उस इमारत के सामने उड़ रहे होते हैं और जॉन की स्पिरिचुअल पावर अचानक से निकलकर कीमिया हॉल के चारों तरफ के एरिया को अब्जॉर्व करने लगती है मतलब समझने लगती है और आसपास के फ्लक्चुएशन को ध्यान देते हुए जॉन आगे बढ़ रहा होता है और जल्दी जॉन को कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। जो यान ने फील किया था कि पिल हॉल इसके चारों तरफ काफी स्पेशल इमारतें थी और हर एक इमारत का एक अलग ही कलर था और इससे भी इजी बात यह थी कि इन्हें एक लेयर बाय लेयर डिवाइड किया गया था, जैसे हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। आपको पता होगा येलो रैंक BDTH 1 में सबसे नॉर्मल स्किल थी, उसके बाद ब्लैक या कि पर्पल आया करता था, उसके बाद फिर अर्थ लेवल की टेक्निक्स आती थी और उसके बाद हेवन रैंक जो कि सबसे पीक होती थी। ये हमारे BDTH 1 में था। तो उन्हीं रैंकों में इन इमारतों को डिवाइड किया गया होता है। साथ ही एल्केमी में पिल रिफाइन करते टाइम पावरफुल पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करती थी, इसीलिए हेवन और अर्थ इस लेवल की जो इमारतें थी इस लाइटिंग को ऑफसेट कर सकती थी और अब्सॉर्ब करके इनके इफेक्ट को कम कर सकती थी और एल्केमिस्टों को प्रोटेक्ट कर सकती थी। और ऐसी व्यवस्था को देखकर तो जॉन और भी एक्साइटेड होता है और दिल ही दिल में काफी तारीफ करता है कि वास्तव में लोग समझदार तो थे यहाँ के। साथ ही स्पिरिचुअल पावर से जॉन ने पाया था कि यहाँ की एनर्जी आउटर वर्ल्ड की तुलना में काफी ज्यादा कंडेंस्ड है, बल्कि यहाँ की एनर्जी तेजी से उस कुलड्रोन के अंदर इंटर हो रही थी और ऊपर से इंटर होते हुए नीचे से बाहर निकल रही होती है और ये एक पूरे साइकिल की तरह वर्क कर रहा होता है जो यहाँ की एनर्जी को कंडेंस कर रहा होता है। जिसके बाद जियोली को यहाँ पे खुद को लाते हुए देखकर जॉन तुरंत ही कहता है कि ये पिल रिफाइनमेंट करने वाला प्लेस है। जॉन को समझ में नहीं आता कि क्या जियोली वास्तव में जानता है कि वो एक एल्केमिस्ट है, हालांकि ये जो जॉन का अनुमान था। साथ ही इस टाइम पे जॉन ने फील किया था कि डैन पैलेस के भीतर उसकी स्पिरिचुअल पावर से भी पावरफुल लोग हैं। तभी मुस्कुराते हुए जियोली तुरंत से हिलाते हैं और वो कहते हैं ये पिल हॉल है और उसका दरवाजा ओपन करते हैं और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और जॉन उनके पीछे पीछे काफी क्यूरियस तरीके से अंदर जाता है। और जैसे ही जॉन एल्केमी हॉल में कदम रखता है तो एक रिच मेडिसिन स्मेल चारों तरफ फैल जाती है। साथ ही इस एल्केमी स्मेल के अंदर जो मेडिसिन पिल के अंदर की स्मेल लग रही थी, इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव भी होता है जिसने पूरे कमरे को भर रखा था। हालांकि जियोली काफी शांत होते हैं लेकिन जॉन काफी सरप्राइज होता है।
जिसके बाद जो यान क्यूरियस होते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है। जो ने देखा था कि उसके चारों तरफ काफी सारे स्टोन गेट थे और हर एक स्टोन गेट के अंदर एक अजीब ही पैटर्न छपा हुआ था जो काफी अजीब लग रहा था। हालांकि किनारे पर बने हुए इन स्टोन गेटों में एनर्जी का कोई भी फ्लक्चुएशन या कि उतार चढ़ाव नहीं था। केवल सेंटर में जो स्टोन था, जो कि आसपास के स्टोन गेट से 2 गुना बड़ा था, वही एक पावरफुल ऑरे को जनरेट कर रहा होता है और उसके सामने का जो टेम्परेचर था वो आसपास के एरिया से काफी ज्यादा था। जिसके बाद जोली कहते हैं, ओल्ड मैन जो लॉन्ग, तुमने अभी तक अच्छी तरीके से कल्टीवेट क्यों नहीं किया? मुझे ये मत बताना कि तुम फिर से जुआ खेलने जा रहे हो। और ऐसा कहते हुए वो उस स्टोन गेट की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और डांटते हैं। ये देखकर जो यान जैसे ही जियोली के मुंह से जियो लॉन्ग वर्ड सुनता तो वो चौंक जाता है। क्या ये वही जियो लॉन्ग नहीं था जो जियो यान को तियानविंग वैली से यहाँ लेके आया था? क्या वो वास्तव में एक एल्केमिस्ट थे? इसलिए जॉन तुरंत कहता है, एंसेस्टर, क्या जियो लॉन्ग एंसेस्टर वास्तव में एक एल्केमिस्ट हैं? क्योंकि जॉन क्यूरियस होता है ये चीज जानने के लिए। तभी जोली स्माइल करते हुए अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा पॉपुलर एल्केमिस्ट है और पूरे ही डी झो कॉन्टिनेंट में उसे ड्रैग एडिक्ट कहा जाता है। साथ ही वो पिल रिफाइनमेंट के टाइम पे अपने फोकस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही उस बंदे ने कहा था कि वो आपके लिए कुछ पिल्स को रिफाइन करना चाहता है और उसकी नजर आप पे थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। क्या आप कोई पिल रिफाइन करना चाहते हैं या वो आपके लिए पिल रिफाइन करना चाहता है? अब ये तो आपको उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही वो कहते हैं याओची, जिसके बाद वो कहते हैं, याओची, ये नाम डीझो में लगभग सभी लोग जानते हैं और ये जियो लॉन्ग है जो जियो क्लेन के 3rd एल्डर हैं और डीझो में जियो लॉन्ग की जो एल्केमी स्किल है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन उन्हें याओची ये सरनेम मिला है न केवल एल्केमी में उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट के कारण, बल्कि एल्केमी के लिए उनके जिद और जुनून के कारण, जो कि एल्केमी में पिल को रिफाइन करते टाइम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं अपने ध्यान को इस लेवल तक केंद्रित, और साथ ही उनके बिहेवियर के कारण भी। हालांकि वो जुआ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो अपने लाइफ की तरह जुए का आदी है, इसलिए अनगिनत लोग एज अ मास्टर उसकी पूजा करना चाहते हैं और उसे एज अ मास्टर चाहते हैं। लेकिन अपने अजीब बिहेवियर वाले ये याओची किसी को भी अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करते। साथ ही जियो क्लैन में जियो लॉन्ग की इस पोजीशन जियोली से वीक बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो जुए का शौकीन नहीं होता और जुए की आदत को वो बदल सकता, तो चाहे कोई भी हो, शायद उनकी पोजीशन जियो क्लैन में 2nd लेवल पर होती। ये आवाज आती है, ओल्ड मैन जियोली, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे पिल रिफाइन करने के लिए आए हो? और ये बच्चा भी यहाँ पे है। और ये जियो लॉन्ग की आवाज थी जो काफी लॉन्ग टाइम से पिल्स क्रिएट कर रहे थे। तो चलो इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड